हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मांग की लोच और उसके मापन। तो ये हमारा सिलेबस है यूजीसी नेट का। हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने पहले इससे पहले वाली क्लास में मांग का नियम पढ़ा था। ठीक है, ये क्योंकि ये थ्योरेटिकल है ज़्यादा, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो पीवाई क्यू है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मांग का नियम करने के बाद हम लोग आते हैं मांग की लोच में। उसके बाद उसको मापने के तरीके हम लोग देखेंगे। फिर ए आर और एम आर में संबंध, इस तरह से हम इस पूरे सिलेबस को पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सी एस आई आर नेट के लिए, ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं और हमारे फ़ोन नंबर्स भी हैं, डिटेल पता कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बैचेस हैं हमारे भोपाल के लिए और रांची सेंटर के लिए हैं, जबकि जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो हमारे ऐप के थ्रू है, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मांग की लोच। तो मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्यों जरूरी है, पहले हम लोग ये देखते हैं। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था मांग का नियम हमें क्या बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, पी प्राइस के लिए, कीमत के लिए, तो उसकी जो मांग है वो घटती है, डिमांड जो है घटती है। और ठीक इसका उल्टा, अगर कीमत घटती है तो जो उसकी डिमांड है या मांग है वो बढ़ती है। ठीक है, लेकिन ये जो कथन था ये एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव। ये नहीं बताता है कि कितनी घटती है या कितनी बढ़ती है। ये सिर्फ बताता है कि अगर आप वस्तु की कीमत को बढ़ाइएगा तो डिमांड जो है कम हो जाएगी, वस्तु की कीमत को घटाइएगा तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो ऐसे कथन को हम बोलते हैं गुणात्मक, क्योंकि ये कुछ विशेषता बता रहा है। लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। एक तरह से ये जो कथन है ये परिमाणात्मक, इसको आप नहीं बोल सकते, यानी क्वांटिटेटिव, मात्रा में। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जबकि हमें चाहिए कुछ सॉलिड क्वांटिटी में। प्राइस इतना बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी के इतना चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमारी मदद करने आता है मांग की लोच। अब इसे हम एक सिंपल उदाहरण से पहले समझ लें, क्योंकि ये जो आपका यूनिट है ना ये पूरा समझने वाला है, इसमें आप रट तो सकते नहीं। दूसरे यूनिट में थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब मान लीजिए मेरा एक मित्र है हरीश, उसकी एक दुकान है। वो वहां पे अपने से बनाए हुए जो ब्रेड है खुद से बेक करता है, वो बेचता है। बिक्री अच्छी होती है, लेकिन वो बिक्री और बढ़ाना चाहता है। उसे मांग के नियम के बारे में, मांग की लोच के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उसे आइडिया है। प्रैक्टिकली मतलब उसे अपने अनुभव से ये पता है कि जब जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं, जब जब उसने ब्रेड की कीमत बढ़ाई है या वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं, तो डिमांड जो है घट जाती है। ठीक है, ये उसको अनुभव से पता है। जैसे हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें अचार बनाती हैं आम का। ठीक है, तो अचार बनाने में दो चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है, वो है एक नमक, सॉल्ट, और दूसरा है तेल, एडिबल ऑयल।
सरसों तेल खास करके, ठीक है। जो साइंस जानता हो वो बोलेगा कि नमक इसलिए जरूरी है कि नमक जो है इस सॉल्टी मीडियम में बैक्टीरियल का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाता है और अचार बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा। लेकिन कुछ माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, उन्हें यह चीज नहीं पता है, लेकिन प्रैक्टिकली पता है कि ये नमक डालना जरूरी है। उसी तरह से हरीश को ये पता तो है कि जब जब कीमतें बढ़ेंगी डिमांड घटेंगी, लेकिन वो मांग की लोच इसके बारे में आइडिया नहीं है। उसने मुझसे सलाह मांगी, मैंने उसका डेटा कलेक्ट किया और एक वैल्यू निकाला ईपी। वो वैल्यू आया 1.3। अब ये कैसे आया? उसका पुराना डेटा देखने के बाद मैंने वो वैल्यू निकाली 1.3। इसको हम लोग पढ़ेंगे P फॉर प्राइस, E फॉर इलास्टिसिटी, मतलब इसको बोलेंगे मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच। अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये क्या बता रहा है, क्योंकि हरीश को तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने इसकी व्याख्या की। मैंने कहा तुम्हारा जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है इसकी वैल्यू 1.3 निकल के आ रही। इसका मतलब है अगर तुम कीमत में 1% की वृद्धि करोगे ना, तो तुम्हारे मांग में वृद्धि मतलब परिवर्तन, ये कम भी हो सकता है। मतलब कीमत में 1% का परिवर्तन करोगे, परिवर्तन लिखते हैं क्योंकि परिवर्तन मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो तुम्हारे डिमांड में 1.3% की कमी या बढ़ोतरी, मतलब इसमें परिवर्तन आ जाएगी। ये हमारा कीमत के लिए है और ये हमारा मांग की मात्रा के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर तुम अपने प्रोडक्ट का 10% प्राइस कम कर दो, तो तुम्हारे वस्तु की जो तुम्हारा ब्रेड है ना उसकी डिमांड जो है वो 13% से बढ़ जाएगी। देखिए बहुत बड़ा ग्रोथ है ये, 13% से। अगर आप प्राइस 10% से कम करेंगे तो, ठीक है। उसने कीमतें जो हैं 10% से कम कर दी और ठीक अगले हफ्ते उसके जो ब्रेड की बिक्री है वो 13% बढ़ गई थी। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये किसी फर्म के लिए, किसी एंटरप्राइज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसे ये वैल्यू पता चल जाए तो वह कीमत को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। ये तो था एक प्रैक्टिकल चीज जो इंटरेस्ट जगाने के लिए था। हम लोग पहले इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब ये मांग की लोच देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अब आइए मांग की लोच हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मांग की लोच हम बोलेंगे किसी स्वतंत्र चर में मांग की लोच किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन के प्रति, परिवर्तन मतलब वो ज्यादा या कम, परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है, मतलब संवेदनशीलता है, ठीक है। अब ये जो स्वतंत्र चर है ये क्या क्या हो सकते हैं? तो ये स्वतंत्र चर है, ये हो सकता है वस्तु की कीमत हो। स्वतंत्र चर मतलब वो वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र चर में आपको और आश्रित चर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए स्वतंत्र चर और एक चर होता है आश्रित चर। ये आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी पढ़ना होगा। तो मान लीजिए हम लोग बोलते हैं जंक फूड, मतलब बर्गर पिज्जा जो भी, कोल्ड ड्रिंक बिस्किट, ये जंक फूड, ठीक है ना। इसे लेने से मोटापा बढ़ता है, तो यहाँ लिखते हैं मोटापा, ओबेसिटी।
तो इसकी मात्रा ना आप घटा बढ़ा सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है ये मोटापा। बाकी चीज हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे कि जेनेटिकली उसके खानदान में ऐसा ही है मोटापा के लक्षण, ऐसा नहीं। तो ये जो जंक फूड है आप घटा बढ़ा सकते हैं, और इसको घटाने बढ़ाने का जो इफेक्ट है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया स्वतंत्र चर, और ये हो गया आश्रित चर। उसी तरह से यहाँ स्वतंत्र चर क्या है, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, उपभोक्ता की आय, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चर है। उपभोक्ता की आय, इसे भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये तीन चर आपके हाथ में है। ठीक है, आप इसमें कम या ज्यादा, इसको कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेंगे और उसके चलते जो आपकी इलास्टिसिटी निकल के आएगी, उसे आप डिनोट करेंगे ईपी से। ई फॉर इलास्टिसिटी और पी फॉर प्राइस, और इसे बोलेंगे मांग की कीमत लोच, क्योंकि ये किसकी वजह से आया है, कीमत में परिवर्तन की वजह से। इसे बोलेंगे मांग की कीमत लोच। है? अगर उपभोक्ता की आय में कमी या बढ़ोतरी होती है तो उसे हम दिखाएंगे, ई तो इलास्टिसिटी के लिए हो ही गई, और आई इनकम के लिए ई आई। देखिए अलग किताबों में अलग तरीके से दिखाया हो सकता है, लेकिन वो मतलब यही निकालेगा। ठीक है ना, ई आई, क्योंकि ये उपभोक्ता की आय में कमी या बढ़ोतरी से हो रही है, इसलिए आप इसको बोलेंगे मांग की आय लोच। क्या कहेंगे, मांग की आय लोच, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ, उससे संबंधित वस्तु, ठीक है, उससे संबंधित वस्तु की वजह से अगर इसमें चेंज देखने को मिल रहा है, संबंधित वस्तुएं पूरक भी हो सकती हैं, स्थानापन्न भी हो सकती है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है। तो पहला है वस्तु Q, दूसरा है वस्तु X, दूसरा है Y। तो मांग संबंधित वस्तु की कीमत में अगर कुछ बदलाव हो, उसकी वजह से हो, तो उसे हम बोलेंगे मांग की तिरछी लोच, या मांग की आड़ी लोच, या मांग की तिर्यक लोच। क्या बोलेंगे, मांग की आड़ी लोच। हिंदी में एक से ज्यादा नाम है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। या मांग की तिरछी लोच, या मांग की तिर्यक लोच। इंग्लिश में आप इसे सीधे बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने देखा कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, स्वतंत्र चर, उसमें वस्तु की कीमत हो सकती है, उपभोक्ता की आय हो सकती है, और संबंधित वस्तुओं की कीमत हो सकती है। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से जो लोच पैदा होती है, उसे बोलेंगे मांग की कीमत लोच। उसे कैसे दिखाएंगे, ईपी से। उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन की वजह से जो लोच आपको देखने को मिलेगा, उसे बोलेंगे मांग की आय लोच। और संबंधित वस्तुओं की कीमत में अगर परिवर्तन से आपको जो लोच देखने को मिलेगा, उसे बोलेंगे मांग की आड़ी लोच, मांग की तिरछी लोच, या मांग की तिर्यक लोच, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें से आपकी जो मांग की कीमत लोच है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं, उसी पे हमारा फोकस रहेगा, मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच हम कैसे डिफाइन करेंगे, मांग की कीमत लोच मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ठीक है, अब यहां देखिए, इसे हम दिखाएंगे ईपी से। ईपी का फॉर्मूला होता है वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल। अब इसे हम लोग थोड़ा एलोबरेट करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो ईपी वस्तु की मात्रा है ना, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वांटिटी। तो हम इसका पहला जो है ना अक्षर लेटर वो ले लेंगे, वो है क्यू। दूसरा, अगर शुरू में वस्तु की मांगे की मात्रा वो 100 थी और बाद में कीमत के घटने या बढ़ने से वो 80 हो गई, तो ये जो है ना, ये जो बदलाव, इसे हम लोग दिखाते हैं एक चिन्ह जिसे डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है बदलाव। और डेल्टा क्यू का मतलब हो गया जो शुरुआती थी प्रारंभिक और जो अंत में थी उनका अंतर। तो यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी 20। यहाँ माइनस साइन नहीं लगाएंगे। माइनस साइन क्यों क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसका मतलब है चेंज। ये नहीं बोल रहा है कि क्या चेंज। ठीक है, तो चेंज कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चेंज बदलाव। ठीक है, तो ऊपर जो है ना वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन है। तो पहले तो आप लिख देंगे ये जो परिवर्तन हुआ मांग की मात्रा में, परिवर्तन क्या है आपका डेल्टा क्यू, जो हमने देखा हमने। तो डेल्टा क्यू आनुपातिक परिवर्तन के लिए इसे आप क्या करेंगे, क्यू से भाग देंगे। अब ये बड़ा वाला बटा है, ठीक है ना। नीचे क्या है, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में जो पहला लेटर होता है इंग्लिश में प्राइस, तो आप पी ले लेंगे यहां से। पहले वस्तु की कीमत मान लीजिए 250 रुपए, अब वो घट के हो गई 200 रुपए। तो ये जो डेल्टा पी है ना, ये बताता है कीमत में कितने का बदलाव हुआ। कीमत में कितने का बदलाव हुआ है, 50 रुपए का। ठीक है, तो डेल्टा पी हो गया चेंज इन प्राइस के लिए। अब अनुपातिक कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी बटे पी। ठीक है, अब आप एक चीज यहां से देख लीजिए, जैसे आपको थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। मान लीजिए ऐसे 3 बटे छोटा सा वैल्यू ले रहे हैं 8, ऐसा कुछ है, और ये बड़ा वाला बटा है, और यहाँ 7/10। तो ये भाग देना ज्यादा मुश्किल होता है गुणा करने से। तो एक नियम होता है गणित में, वह है कि आप 3/8 को ऐसे लिखिए, 3/8। ये जो भाग है गुना में बदल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, नीचे वाला जो है ना ये फ्रैक्शन, ये भिन्न, ये उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, ये हो जाएगा 10/7। ठीक है, उस चीज को अगर हम यहाँ फॉलो करें, ये समझ में आ गया होगा आपको। इस चीज को अगर हम फॉलो करें, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका फॉर्मूला, उसे हम नए से ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा पी, ऊपर आ जाएगा पी बटे डेल्टा पी। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो गुणा है ना वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉम्यूटेटिव का मतलब है 3 × 4 ये भी 12 आएगा, और 4 × 3 ये भी 12 आएगा। ठीक है, लेकिन 3 - 4 ये -1 आएगा, और 4 - 3 जो है ये 1 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। जबकि तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना गुणा, ये कॉम्यूटेटिव है, जबकि ये घटाव ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणा पी बटा क्यू। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है जिसे हम यूज करेंगे।
ठीक है। यहाँ ये क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है हमारा, अभी हमने देखा था, मांग की मात्रा में परिवर्तन। क्यू क्या है हमारा, क्यू है आपका प्रारंभिक मांग, जो शुरू में मांग थी। डेल्टा पी क्या है आपका, कीमत में परिवर्तन। और ये ऊपर वाला पी क्या है हमारा, ऊपर वाला पी है प्रारंभिक मूल्य, जो वस्तु की कीमत थी, प्रारंभिक कीमत। हमने सब चीजों को डिफाइन कर दिया। ठीक है। इतना करने के बाद हम एक क्वेश्चन में आते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा ये। क्या बोलता है, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई होने पर, 10 रुपए प्रति इकाई होने पर उसकी 1000 इकाइयां बिकती है। किंतु जब इसकी कीमत घटकर प्रति इकाई रुपए 6 हो जाती है, ये 6 है, 6, ठीक है, तब इसकी मांग बढ़कर 2000 इकाइयां हो जाती है। देखिए ऐसे भी मांग के लॉ को ये फॉलो कर रहा है, कीमत घटा है तो डिमांड जो है बढ़ गई। तो बोलता है मांग की कीमत लोज ज्ञात करें। तो मांग की कीमत लोज अभी आपने देखा, ये फॉर्मूला क्या है हमारा। ठीक है, अभी से हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा जगह बना लो यहाँ पे, है ना। अब क्या है, हमारा जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, वो था ईपी इक्वल टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणा पी बटा क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या है, मात्रा में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ है आप जरा देखिए तो, परिवर्तन हुआ है मात्रा में 1000 से 2000, मतलब परिवर्तन जो है वो 1000 का परिवर्तन है। पहले उसकी बिक्री थी 1000 रुपए, 1000, बाद में उसकी बिक्री हो गई 2000 इकाइयां। तो 2000 से 1000 में जो अंतर है आपका डेल्टा क्यू, वो निकलेगा 1000। तो ये 1000 हमने लिख दिया, बटे डेल्टा पी, कीमत में क्या परिवर्तन है, 10 से 6। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ 4 का परिवर्तन है, गुणा, अभी माइनस प्लस साइन का चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है, वो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। पी जो है हमारा प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक कीमत कितनी थी वस्तु की कीमत, वो थी 10। और क्यू क्या है, प्रारंभिक डिमांड, प्रारंभिक मांगी गई मात्रा, वो कितनी थी, 1000 थी। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 1000 सीधे कट गया, 4 दूना 8, अगर हम काटे तो, और 2 बचेगा तो 4 बचे 20। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या मांग की कीमत लोच किया वैल्यू बाई 2.5, और इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है, समझिए कैसे निकालेंगे मांग की कीमत लोच। अब ये मांग की कीमत लोच की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है। तो देखिए ये जो ईपी आप जो निकालेंगे ना, इसका जो मान है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन तो हो गया, अब इधर आते हैं। ईपी का जो मान है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मांग की कीमत लोच, ये 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसे 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कैसे, तो देखिए पहला जो केस है वो आप बोलेंगे ईपी इक्वल टू 0। इसे हम जानते हैं पूर्णतः लोचहीन मांग के नाम से, पूर्णतः लोचहीन मांग के नाम से, या पूर्णतया बेरोजगार मांग, ऐसे ही बोला जाता है, पूर्णतया बेरोजगार मांग। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको परफेक्टली इनएलास्टिक, परफेक्टली इनएलास्टिक। कब, जब ईपी की वैल्यू 0 हो।
अब क्या होता है थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले हम लोग इसको विभाजित कर लें। दूसरा जो है, ईपी का मान जो है ये शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक से ये छोटा होगा, तो इसे बोलेंगे इकाई से कम लोचशील मांग। इकाई से कम लोचशील मांग, या कभी कभी इसे बेलोचदार मांग भी बोलते हैं। बेलोचदार, या कभी कभी इसे कम लोच वाली मांग भी बोलते हैं। तो हिंदी में एक से ज्यादा कम लोच वाली मांग आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक आप जानते ही, इलास्टिक जो होता है, रबर जो है आप खींचते हैं तो फिर वापस अपने पोजीशन में आ जाता है उसी हिसाब से। अब जो तीसरा जो कैटेगरी है, जब ईपी की वैल्यू जो हो जाए, वो हो जाए 1। देखिए हम लोग ईपी ईपी ही बोल रहे हैं, मतलब अभी तक हम लोग मांग की कीमत लोच पे ही फोकस है हमारा, आय लोच पे और आड़ी लोच पे नहीं। अब ईपी का मान अगर 1 हो जाए तो ये हो जाएगी इकाई लोचदार। इकाई लोचदार, इसे आप बोलेंगे इंग्लिश में यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक। नाउ अगर ईपी का मान 1 से ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है। इकाई से अधिक लोचदार मांग या मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है। या इसे ये भी बोल सकते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग। पांचवा जो केस है हमारा, जो अंतिम केस है, वो क्या है, ईपी का जो मान जो है वो अनंत हो जाए, इन्फिनिटी, तो इसे बोलेंगे पूर्णतया लोचशील मांग। पूर्णतया लोचशील मांग। ठीक है। या इसको बोलेंगे कि इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है। तो इस तरह से हमने मांग की कीमत लोच को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। पहला केस, जब ईपी का मान जो है वो शून्य है, इसका अर्थ होता है आप यहाँ कीमत को बढ़ाएं, ठीक है, या कीमत को घटाएं, जो मांग है वो जस की तस बनी रहेगी। मांग जो है वो जस की तस बनी रहेगी, मतलब कीमत का कोई प्रभाव मांग पर देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी आपके नेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका एक उदाहरण बताइए, तो आप देखिए, नमक एक ऐसी चीज है, इसका कीमत घटे बढ़े आदमी को इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दवाइयाँ, अब दवाइयाँ वो बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं और मेकअप वाली नहीं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, मतलब जो मनुष्य का जीवन बचाती, वो हमारी किस में आ जाएंगी, इनकी जो मांग की कीमत लोच होगी वो शून्य होगी। आप कीमत कितना घटाए बढ़ाए, लोग इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ऐसी चीजों पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है।
है ना, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें। इसे आप चाहें तो एक रेखा चित्र से भी दिखा सकते हैं। हम लोग रेखा चित्र भी बनाना इसका सीख लें, आपको काम आएगा बहुत। ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे। ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो है, ये आपका दिखा रहा है मांग की मात्रा, और ये जो वाई एक्सिस है, ये दिखा रहा है कीमत। कीमत ऊपर बढ़ रही है और मात्रा जब इधर जा रहे हैं तब बढ़ रही है। अब ये शून्य है, आप जानते हैं। मान लीजिए ये है हमारा 100, ये है 200, ये है 300, इस तरह से। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कीमत जब 10 रुपए है, तो मात्रा जो है वो है 100 की बिकती है, 100 इकाइयां बिकती है। कीमत आपने बढ़ाकर 20 कर दी, मात्रा वही रह गई। कीमत आपने बढ़ाकर 30 कर दी, मात्रा वही रह गई। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो एक ये ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा आएगी, वर्टिकल लाइन। ठीक है, आप मिला के देख सकते हैं। ये किसको दिखा रहा है? ईपी इक्वल टू शून्य को। मतलब आप कीमत बढ़ाएं घटाएं, डिमांड तो वही रहने वाली। अब थोड़ा इसे हम फॉर्मूला से समझते हैं। हमारा जो ईपी का फॉर्मूला है, वो है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणा पी बटा क्यू। अब देखिए, ये डेल्टा क्यू क्या था? ये था मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन। तो मांग की मात्रा में यहाँ तो परिवर्तन आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ तो मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो ऊपर वाला जो चीज है, ये हो जाएगा शून्य। शून्य किसी चीज से भी गुणा होगा तो शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, ये हम भी जानते हैं। शून्य इंटू 5 शून्य, शून्य इंटू इतना बड़ा वैल्यू शून्य, तो ऊपर हो गया शून्य। अब नीचे के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? गणित में एक नियम है कि शून्य को अगर आप किसी भी संख्या से भाग दें, शून्य बटा मान लीजिए आप 10 करते हैं, तो आपका जो भागफल है वो शून्य ही आए। ठीक है, शून्य को आपने यहाँ 10 से भाग दिया, यहाँ 35 से भाग दिया, शून्य। तो आप नीचे कुछ भी हो, वो आपका टेंशन ही नहीं है। इसका आंसर क्या आने वाला है? हमेशा शून्य, जो कि यहाँ पे है और जो ये ग्राफ दिखा रहा है। क्लियर? ठीक है। लगे हाँ तो एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे। शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो शून्य आएगा, लेकिन अगर शून्य से किसी संख्या को भाग देंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी, अनंत। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। लेकिन हम लोग कॉमर्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसको इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा, आपको काम आए। शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो शून्य, शून्य से किसी संख्या को भाग देंगे तो अनंत, इन्फिनिटी। हमने यहाँ देखा, बहुत अच्छे से देखा। क्या देखा? ईपी की वैल्यू जीरो कब आएगी? कीमत बढ़ाएं घटाएं, मांग जस का तस बना रहेगा। उसको फॉर्मूले से भी देखा और यहाँ ग्राफ से भी देखा, रेखा चित्र से। ठीक है। अब आते हैं दूसरा केस। जो हमारा दूसरा केस है, वो था ईपी का मान शून्य से तो ज्यादा हो लेकिन एक से कम हो। ईपी का मान जो है शून्य से ज्यादा हो लेकिन एक से कम हो। इसे क्या बोलेंगे? इकाई से कम लो सिर मांग। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत थी, ये रुपए में दिखा रहे हैं, ठीक है ना।
ऐसा लिखना पड़ता है, लेकिन हम लोग समझते हैं ये सब चीजें। लेकिन आप किसी जब रिटर्न में चीजों को लिखेंगे ना एग्जाम वगैरह में, तो इसे दिखा देंगे। आप अपना पेपर पब्लिश करेंगे तो दिखा देंगे, ठीक है। अदरवाइज समझने में दिक्कत होगी। मांग जो है इकाई में है। अब शुरू में वस्तु की जो कीमत थी, प्रारंभिक कीमत, वो थे 100। तो उसकी डिमांड थी 300। 300 इकाइयां। आपने कीमत को घटा दी, कीमत को घटा के कर दिया कम, 70। जो डिमांड है वो बढ़ेगा, ये बढ़ा, 300 से बढ़ के 350 हो गया। अब देखिए इसे किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वस्तु की कीमत में आप परिवर्तन को निकालेंगे। तो वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आपको यहां ना प्रतिशत वृद्धि निकालना पड़ेगा। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, 100 से हो गया था 70, ये घट रहा है, तो प्रतिशत कमी, यहां निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही टाइप का होता है। और आपको क्या है ना, ये पेपर 1 में भी काम आए, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत वृद्धि है वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। अगर प्रतिशत कमी की बात करेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ऊपर में जो प्रतिशत वृद्धि आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत वास्तविक जो वृद्धि दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा वास्तविक कमी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, तो कोई नहीं बदल सकता, मतलब ये कुछ बदलेगा नहीं। तो हम लोग निकालते हैं, इस वाले में प्रतिशत कमी कितनी की हुई, कमी कितनी की हुई है, वास्तविक 30 बटे आरंभिक कितना था 100, प्रारंभिक मान 100 गुणा 100। तो ये कट गया, ये कट गया। 30% की वस्तु की 30% की कमी हुई है, किसमें, वस्तु की कीमत में। अब मांग में देखते हैं वृद्धि कितनी हुई है। तो मांग में वृद्धि हुई, वृद्धि वाला फॉर्मूला आ गया, कितनी वृद्धि हुई है, 300 से 50, 300 से 350, मतलब 50 की वृद्धि हुई है। प्रारंभिक मान कितना था, 300 गुणा 100। ये दो शून्य कट गए, 3 से अगर काटे, 3 बचे 15, ये वृद्धि कितनी की हुई है, 50% की। तो आप देखिए, आपने कमी कितने की थी, 300 से 350। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ किया लगता है। ये हो गया वृद्धि, हो गया 50 बटे 100 इंटू ये। और ये हमारा हुआ 100 बटे 30, 30 बटा 100 गुणा 100। आपने जो वृद्धि की है, वस्तु की कीमत में कमी की है, वो 30% की है। और जो वृद्धि हुई है वो है 50% की वृद्धि। पचास नहीं होगा, 3, ये मैंने काटने में गलत किया, सॉरी, माफ कीजिएगा इसके लिए। एग्जाम में भी ऐसा होता है। ये 5 है ना, अब क्या लिखेंगे, 3 एक 3, एक कटेगा ना, 2, 3 छक 18, 3 छक 18, ये 16.6, मतलब करीब 17%। ठीक है। तो वस्तु की कीमत में जो वृद्धि हुई वो है 30%। लेकिन जो मांग में आपको अंतर देखने को मिला, वो मिला 17%। हमने क्या लिखा था, जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ईपी ग्रेटर देन 0, ईपी लेस देन 1, इस वाले में लाएंगे। और इसे हम बोलेंगे इकाई से कम लोचशील मांग, क्योंकि आप 30% की कमी कर रहे हैं कीमत में, और आपको सिर्फ फर्क देखने को मिल रहा है 17% का। ठीक है, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसे हम डिफाइन करेंगे जब मांग की मात्रा में
मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से कम रह जाए, कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से कम रह जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे इकाई से कम लोचशील मांग, और वैल्यू क्या होगी ईपी की, 0 से ज्यादा और 1 से कम। तो ये इकाई से कम लोचशील मांग का उदाहरण है, ठीक है। जो तीसरा केस है वो है हमारा ईपी इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ क्या होगा, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन परिवर्तन जो है कीमत के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, कीमत के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कीमत में आपने 10% की कमी की, तो मांग जो है ना वो 10% से बढ़ जाएगी। कीमत में आपने 20% की बढ़ोतरी की, तो मांग जो है ना 20% से घटेगी। उस केसेस में आप क्या बोलेंगे, उसकी जो है मांग की लोच ईपी, उसकी वैल्यू जो है 1 है, और इसे हम क्या बोलते थे, इकाई लोचदार, ठीक है। जैसे इसका भी हम एक उदाहरण देख सकते हैं, एक टेबल से देखते हैं। ये जो है हमारा, इधर दिया हुआ है कीमत वस्तु की, और इधर दी हुई है वस्तु की मांग की मात्रा। तो कीमत है हमारा 100, हमने घटा के कर दिया 50, कमी कितने की है, 50% की, ठीक है। आप निकाल सकते हैं प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि सीधे 100 है तो 50% आ जाएगा। जो मांग की मात्रा थी शुरू में थी 300, अब आपने कीमत तो घटाई है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ के हो गया 450, मतलब ये भी बढ़ा है 50% से, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये बढ़ रहा है, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं आराम से। तो देखिए 50% आपने कीमतें कम की और 50% मांग की मात्रा बढ़ गई, इस वस्तु की जो कीमत होगी वो क्या होगी, यहाँ ईपी का मान क्या होगा, ईपी का मान होगा 1, और इसे आप वो क्या बोलते हैं, इकाई लोचदार मांग, ठीक है। अब जो चौथा हमारा केस था, वहां था ईपी की वैल्यू 1, वो भी ग्रेटर देन 1। यहाँ मांग की मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन जो है, मांग की मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से, कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, ठीक है। जैसे आप चाहें तो एक उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे, आपने चॉकलेट की कीमत में जो है ना वो 5% की कमी की, बच्चे खुश हो जाएंगे, ठीक है। 5% की कमी की, और आपने देखा कि मांग जो है ना 15% से बढ़ गया, मांग जो है वो 15% से बढ़ गया, तो कमी तो आपने की थी 5%, और बढ़ोतरी कितनी हो गई, 15%। इसका मतलब यहाँ ईपी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है। जैसे एक टेबल अगर आप बना के देखना चाहें, तो ये हमारा कीमत वाला है,
और इधर जो है ये मांग की मात्रा है। यहां हमने रखा 100। कीमत, मान लीजिए हमने क्या किया, कीमत इस पर बढ़ा दिया, यह तो घटाया है, कीमत बढ़ा के कर दिया 150। शुरू में ये 300 था, ये घट गया, यहाँ कीमत बढ़ाया है, हमें परिवर्तन मतलब घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। कीमत बढ़ाया है, मांग घट गई, कितने से घटी, आप इसकी वैल्यू निकालिएगा। आप इसकी वैल्यू निकालिएगा तो देखिएगा यहां जो कीमत परिवर्तन है ना, मांग की मात्रा का यहां जो कीमत परिवर्तन है और यहां जो कीमत परिवर्तन है, ये मांग की मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन ये कीमत वाले से आपका ज्यादा निकल के आएगा। जैसे 100 से 150 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 50% की। 300 से 50 हो गया तो कमी हुई है, कितनी कमी हुई, तो वास्तविक कमी 200-250 की बटे इनिशियल अमाउंट इंटू 100। तो ये कट गया, ये कट गया, 3×8 = 24, 3×3 = 9, 3। देखिए आपने 50% की कमी की थी, कीमत में बढ़ोतरी की थी, 100 से 150, 50% की बढ़ोतरी की थी। लेकिन जो मांग की मात्रा है वो घट गई 83.3%। ये किसका उदाहरण हो गया, ईपी ग्रेटर देन 1 का। ठीक है, अब लास्ट एक हमारा बचा हुआ है, ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी, जब ईपी का मान जो है अनंत हो जाए, ये 5वां केस है। इसका मतलब है इसमें कीमत में आपने कोई परिवर्तन ही नहीं किया, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, या आप बोल सकते हैं नगण्य परिवर्तन, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं, नगण्य परिवर्तन। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से भी मांग इतना ज्यादा उसमें बदल गया कि आप उसकी कल्पना ही कर सकते थे। तो कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, बहुत थोड़ा सा या करीब करीब जीरो परिवर्तन, और मांग में एकदम विशाल परिवर्तन आ जाए तो उस समय बोलेंगे ईपी की वैल्यू जो है अनंत है। अब इसे आप एक, हमारा जो था ना उससे आप समझ सकते हैं, ईपी इक्वल टू इस फॉर्मूले से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। देखिए कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, यह नगण्य परिवर्तन, तो इसे करीब करीब शून्य मान सकते हैं ना। और हमने वहां पे आपको बताया था कि ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे आप शून्य से ऊपर कोई वैल्यू होगी मान लीजिए, लेकिन नीचे तो शून्य हो गया क्योंकि यह परिवर्तन नगण्य है, जीरो है, आप जीरो मान सकते हैं मोटा मोटी। तो शून्य से किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, अनंत। इसका मतलब है ना, इसमें ना आप पहले से नहीं बता सकते कि कीमत में परिवर्तन का मांग पे क्या असर पड़ेगा, ये अनुमान लगाना यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 5 केसेस हो गए, मांग की लोच और मांग की कीमत लोच की। हमने एक उदाहरण भी किया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे भी समझने के लिए, और हमने बहुत डिटेल में एक एक करके इसे सॉल्व किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इलास्टिसिटी का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करने के बाद जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, सो दैट दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।